आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं तेजस एक्सपोर्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आप हाल ही में कुछ समय से तेजस एक्सपोर्ट की खबरों पर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिला है कि तेजस प्रोग्राम में लगातार एचएएल को जो सेटबैक्स हैं वो मिल रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों भारत को तेजस के लिए कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको लेकर के क्या सोचते हैं, हम इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम तेजस प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो फाइटर जेट है जो कि MiG-21 को रिप्लेस करेंगे। MiG-21 जिनको ऑलरेडी फ्लाइंग कॉफिन्स का टैग मिल चुका है और हाल ही में हमने कुछ बड़े हादसे देखे हैं, उससे भारतीय वायुसेना भी काफ़ी व्यथित है और भारतीय वायुसेना भी जल्द से जल्द चाहती है कि इनका जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है वो उनको प्राप्त हो, ताकि भारतीय वायुसेना के साथ जो हादसों की एक श्रृंखला है उसको तोड़ा जा सके। और इसके अलावा भारत इस प्रयास में भी है कि तेजस के लिए एक कस्टमर भी ढूंढा जाए ताकि भारत को उसका बेनिफिट मिल सके। लेकिन हमने अर्जेंटीना के केस में देखा कि अर्जेंटीना का झुकाव F-17 थंडर की तरफ भी दिख रहा है, तेजस की तरफ भी दिख रहा है। मलेशिया के केस में पहले हमने ये सोचा था कि तेजस क्लियर विनर है, लेकिन बाद में बाजी FA-50 मार जाता है। इजिप्ट के केस में हमारा जिस प्रकार का प्रस्ताव था उसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट थे कि इजिप्ट आज नहीं तो कल तेजस को ही सिलेक्ट करेगा, लेकिन हाल ही में डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इजिप्ट का भी झुकाव FA-50 की तरफ देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी लिफ्ट प्रोग्राम के अंतर्गत तेजस को लगभग ना बोल दी गई है। यूएस नेवी के द्वारा भी तेजस को लगभग रिजेक्ट कर ही दिया गया है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार तेजस रिजेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि तेजस को अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। तो क्या तेजस में कोई खराबी है, क्या तेजस में कोई ऐसी दिक्कत है जिसके चलते कस्टमर्स इनको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो आइए आज हम जेन्युइन वजह जानते हैं कि तेजस में ना तो कोई खराबी है और ना ही तेजस की कैपेबिलिटीज़ में कोई कमी है। तो वो वजह जिसकी वजह से तेजस को कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं वो कुछ और है। आइए समझते हैं वो वजह क्या है और क्यों भारत को अभी तक तेजस के कस्टमर नहीं मिले। आप में से सभी को पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर प्रोग्राम पर जो डेवलपमेंट है वो शुरू किया है। ये बेसिकली एक ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा जो कि तेजस मार्क 1 पर आधारित होगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये दूसरे ट्रेनर्स की तुलना में काफ़ी एडवांस होगा और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इंडियन एयरफोर्स में ये होगा कि पायलट्स इस एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग को प्राप्त करने के बाद सीधा इसी प्रकार के जो फैमिलियर जेट्स हैं उनको उड़ाने के लिए सक्षम होंगे, जिसका मतलब ये है कि अपने स्क्वाड्रन में उनको जो एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं वो भी सेम यही एयरक्राफ्ट होंगे जिसको उन्होंने ट्रेनिंग में उड़ाया था, यानी तेजस प्लेटफॉर्म ही उनको मिलेंगे। तो अच्छी बात यह है कि पायलट की जो एडवांस ट्रेनिंग है वो इस एयरक्राफ्ट से पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मेन फोकस था वो कभी भी सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करवाना नहीं था, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट पे भी नज़र थी। जिस प्रकार बोइंग और साप के द्वारा डेवलप किया गया T-7 रेड हॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर है, और जिस प्रकार कोरिया का T-50 जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर है, उसी प्रकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी यही चाहती है कि उनके द्वारा बनाया जा रहा ये जो एयरक्राफ्ट है ये भी एक्सपोर्ट मार्केट को डोमिनेट करे। लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है प्राइस का, क्योंकि जिस प्राइस में T-7 रेड हॉक और T-50 जैसे एयरक्राफ्ट ऑफर किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये इनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। और अगर एचएएल को मार्केट में आना है तो सबसे पहले उन्हें इसी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में जब बात आती है ट्रेनर एयरक्राफ्ट की मार्केट की तो सब कुछ एक इकट्ठा होकर के प्राइस पे ही आ जाता है। देश ऐसे एयरक्राफ्ट को चाहते हैं जो कि अफोर्डेबल हों, ना सिर्फ खरीदने में बल्कि उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बोइंग सॉप के T-7 रेड हॉक की बात करें तो यूएस एयरफोर्स से मिले बड़े ऑर्डर के बाद ये माना जा रहा है कि इनका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो $19.3 मिलियन की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है उन देशों के लिए जो महंगे एयरक्राफ्ट को नहीं खरीद सकते। वहीं अगर आप कंपेयर करें इसे T-50 से जो कि कोरिया का है, तो उसकी भी जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो 21 से लेकर के 25 मिलियन के बीच में आ रही है। अब 21 से 25 क्यों? क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइजेशन का भी अच्छा खासा ऑप्शन उनके द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स को देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में जब 10 तेजस ट्रेनर्स का ऑर्डर प्लेस किया तो इनकी एक अनुमानित जो पर यूनिट कॉस्ट सामने निकल के आई वो थी $35 मिलियन की, यानी कि T-7 और T-50 की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि बात करें टेक्नोलॉजीज़ की तो यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, लेकिन जब बात ट्रेनर एयरक्राफ्ट की होती है तो फिर से हम वही बात दोहराएंगे
कि प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बात करें अगर हम हिंदुस्तान D-9 फाइटर ट्रेनर की, तो ये दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में सस्ता हो सकता है, ऐसा अनुमान है। लेकिन कैसे हो सकता है इसके बारे में भी आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाकई चाहती है कि उनको एक्सपोर्ट कस्टमर मिले तो प्राइस तो कम करना ही पड़ेगा, वरना जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं वो बाजी मारते दिखाई पड़ेंगे। गौर करने वाली बात एक ये है कि इन तीनों एयरक्राफ्ट में भी, चाहे वो T-7 रेड हॉक हो, T-50 हो या फिर हमारा लिफ्ट हो, इन सब में सेम इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन है, जो कि आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। और ओवरऑल कॉस्ट की अगर हम बात देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है तीनों एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है इसका ये तकरीबन 30% हिस्सा लेते हैं। यानी कि जब तक भारत इंडिजिनस इंजन को विकसित नहीं कर लेता है तब तक भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल होगा कि वो प्राइस को कट कर सकें, क्योंकि इंडिजिनस इंजन को अडॉप्ट करने के बाद जो कि कावेरी इंजन हो सकता है 80 किलोटन वाला, वो 3 से 4 मिलियन डॉलर की जो प्राइस रेंज है उसको कम करने में सक्षम होंगे, क्योंकि 404 इंजन काफ़ी थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं। और अगर भारत विकसित कर लेता है स्वदेशी इंजन तो जाहिर सी बात है कि इससे भारत को काफ़ी बेनिफिट भी होगा और भारत प्राइस भी कम करने की स्थिति में पहुंच जाएगा। हालांकि कावेरी इंजन की बात करें तो अभी भी इसमें कोई खास एडवांसमेंट देखी नहीं गई है, लेकिन अब यहाँ पर माना जा रहा है कि 2025 तक इसका इंजन सर्टिफिकेशन जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि 2025 के बाद हमें उम्मीद कर सकते हैं कि स्वदेशी इंजन का जो एक रास्ता है इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए वो खुल सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो करनी चाहिए वो अपने प्रोडक्शन लाइन पे करनी चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपने लिए एक डिजिटाइज प्रोडक्शन लाइन बिल्ड करनी चाहिए, जहाँ पर अधिक से अधिक मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए और मैन पावर को कम किया जाए। इससे होगा क्या कि एयरक्राफ्ट का जो निर्माण है वो जल्दी किया जा सकेगा और उसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम आएगी, और इस प्रकार जो कॉस्ट है कम होने पर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट भी कम की जा सकती है। ये भी एक तरीका हो सकता है, हालांकि इसमें भी अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है। और अगला जो सबसे बड़ा यहाँ पर हो सकता है काम इनकी कॉस्ट को कम करने का, वो है एयरक्राफ्ट में जो सिस्टम और सब सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी कॉस्ट में कमी की जाए। और ऐसा तभी किया जा सकता है जब इनका निर्माण हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा किया जा सके, और जो मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, जो कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं, उनको स्वदेशी कंपोनेंट से रिप्लेस किया जाए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसकी कॉस्ट को कम करने का। अगला जो यहाँ पर तरीका अपनाया जा सकता है वो हो सकता है एयरक्राफ्ट में कंपोजिट मटेरियल्स का कम इस्तेमाल। आप में सबको पता है कि तेजस का जो एयर फ्रेम है वो 45% जो है वो कंपोजिट मटेरियल से बना है, और इस प्रकार हमें जो ये मटेरियल है वो इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं, जिससे कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर भारत ये चाहता है कि इसका प्राइस रिड्यूस किया जाए तो भारत को एल्यूमिनियम और जो स्टील जैसे एयर फ्रेम्स हैं इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा अधिकतर कंपोजिट मटेरियल्स की तुलना में, ताकि ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनके प्राइस को कम किया जा सके। अगर आप बोइंग को देखेंगे तो बोइंग ने ये जो 19.3 मिलियन डॉलर पर यूनिट की कॉस्ट है T-7 रेड हॉक की, वो ऐसे ही नहीं मेंटेन करके रखी है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि T-7 रेड हॉक में काफ़ी कम मात्रा में कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी तरीके से ऑल मेटल एयरक्राफ्ट हैं और इनको बनाया भी इसी तरह गया है कि इनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा ना बढ़ पाए। तो भारत को भी इससे कुछ सीखना चाहिए, और अगर भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है तो भारत को ये कटौती करनी पड़ेगी, ताकि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ पर अपने कदम को जमाया जा सके। और भी कई फैक्टर हो सकते हैं जिनके सहायता से भारत प्राइस को रिड्यूस कर सकता है। और अगर भारत किसी भी तरीके से इन एयरक्राफ्ट की जो प्राइस है उसको 20 से लेकर के 25 मिलियन डॉलर पर यूनिट के हिसाब पे ले आता है, तो चांसेस अच्छे हैं कि वो देश जो अमेरिकी और ये जो कोरियन एयरक्राफ्ट हैं इनको नहीं खरीदना चाहते वो भारत की तरफ देख सकते हैं। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि जब तक ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसा कुछ नहीं करेगी, इतने महंगे एयरक्राफ्ट खरीदना कई देशों के लिए पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात माने तो सबसे बड़ा जो इस समय ज़रूरी कदम है वो है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन रेट को बढ़ाए, जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इसको इंडेक्ट करवाए, ताकि जो फॉरेन कस्टमर है उनके अंदर ये विश्वास उत्पन्न हो सके कि पहले इस कंपनी ने अपने देश की रिक्वायरमेंट्स को समय पर पूरा किया, तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा कर सकती है। और इस प्रकार जो एक्सपोर्ट कस्टमर है वो ऑलरेडी अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि अगर आप बोइंग को देखें या कोरिया को देखें, पहले इन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उन देशों के अंदर जो इन एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते थे, भी चाहे वो T-7 रेड हॉक हो या फिर T-50 हो। और यही काम अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी करना चाहिए। पहले जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं पोटेंशियल, उनके अंदर ये आप विश्वास पैदा करिए कि आप टाइमली डिलीवरीज उनको कर सकते हैं, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को समय पर पूरा कर सकें। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।